भाई दूज पर इंडियन जेठानी, वेस्टर्न देवरानी का पहनावा और पकवान। सुबह के 11 बज रहे होते हैं। नव्या अपने भाई को पिज्जा बनाकर खिला रही होती है। सुबह सुबह उठ के लाडले साहब के लिए पिज्जा पास्ता बना, उसके बाद लाडले साहब खाकर वापस जाके सो जाएंगे। तुझे दिक्कत होती है ना जब तुझे बेमन इतना काम करना पड़ता है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक बात कहनी थी मुझे। क्या कहना है? कि इससे ज्यादा वाहियात पिज्जा मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा, पिज्जा वाहियात है तो 5 पिज्जा कैसे चलेंगे तेरे पेट में? वो तो भूख लगी थी तो खा लिया। भूख के लिए एक आदमी को कितना दर्द उठाना पड़ता है, आज समझ आया। अच्छा, और पिज्जा लेगा? चल एक पिज्जा और दे दे। अब नहीं मिलेंगे, इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच में यार, बहुत ही बेकार खाना बनाया है तूने। अब तो तेरी शादी भी होने वाली है, अब नहीं सीखेगी तो सास डंडे से मारेगी तुझे। तू मेरी सास की चिंता मत कर, तू अपनी चिंता कर। आया बड़ा। मैंने तो सोच लिया है, भाई दूज पे तेरे ससुराल आऊंगा ही नहीं, क्योंकि तू ढंग से खाना बना के बनाएगी नहीं। तेरी सास भरी रहेगी गुस्से से, फिर वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालेगी। इसलिए मैं तो नहीं आऊंगा, चाहे जो हो जाए। चुप हो जा सोनू, इतना नहीं बोलते। भाई है तू उसका, वो भी छोटा भाई, इज्जत कर उसकी। इसकी इज्जत करने से अच्छा है कि मैं अपना सिर फोड़ लूं दीवार में। देखो माँ, फिर से इसने कुछ कहा। ये मार खाएगा मेरे हाथ से और कुछ नहीं, उसी का भूखा है। अच्छा ठीक है, मैंने नाश्ता कर लिया है, मेरा एंटरटेनमेंट खत्म, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ, तू चला ही जा। सोनू नाश्ता करके अपने रूम में चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं और नव्या की शादी कुलदीप से हो जाती है। नव्या के ससुराल में उसकी सास, ससुर और एक सौतेली जेठानी थी। सौतेली इसलिए क्योंकि बड़ा बेटा विनीत उसका अपना बेटा नहीं था। आज नव्या अपने ससुराल के गेट पर गृह प्रवेश के लिए खड़ी थी। तभी उसकी जेठानी दिव्या आरती की थाल लेकर आगे आती है। तभी उसकी सास उसे रोक लेती है। दिव्या, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं तो आरती करने जा रही थी देवरानी जी की, उनका गृह प्रवेश करना है ना। वही तो, आज मेरी बहू का, मेरी अपनी बहू का गृह प्रवेश है तो आरती मैं उतारूंगी ना। इस घर की मालकिन भी मैं हूँ, तो तू कैसे गृह प्रवेश करने लगी? माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही करने लगी थी, आपको दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। चल अब आरती की थाली मुझे दे और तू पीछे खड़ी हो जा। क्या जेठानी जी, आप भी ना, जब घर में मेरी सासू माँ है तो आप क्यों आगे आने लग गई थी? आपको देखकर मुझे लगा ही था कि ये कौन बाबा आलम के जमाने की औरत आ गई जो मेरा गृह प्रवेश करवाएंगी। नव्या, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बाबा आदम के जमाने की लग रही हूँ? अरे जरा देखिए खुद को, कितनी ओल्ड फैशन साड़ी पहनी है। आज के जमाने में भला ऐसी साड़ी कोई पहनता है क्या? आप मेरा लहंगा देखिए, कितना सुंदर है, आज के जमाने का मर्मेड लहंगा है ये। लेकिन आपको ये बात कहाँ समझ आएगी? नव्या, ये मेरी माँ की साड़ी है जो उन्होंने अपनी शादी में पहनी थी, मेरे लिए बहुत कीमती है, तुम इसे कभी नहीं समझ पाओगी। अच्छा ठीक है जेठानी जी, अब खड़े होकर मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मम्मी जी, आप प्लीज मेरा गृह प्रवेश करवा दीजिए ना। क्यों नहीं बहू, मुझे भी ये दिव्या इसके पुराने ख्यालातों की वजह से कभी पसंद नहीं आई। इसीलिए तो मैं चाहती थी कि मेरे सगे बेटे की पत्नी यानी मेरी सगी बहू वेस्टर्न ख्यालातों की हो। वाह, आप कितनी अच्छी हो मम्मी। अब चलिए कलश दाहिने पैर से गिराकर घर में गृह प्रवेश कर। नव्या कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है। चल बहू, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ और दिव्या तू जाके रसोई में खाना बना ले, अभी तक कुछ भी बना नहीं है। पर माँ जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने के बाद किचन में जाऊँ क्या? अरे पागल है क्या, सब भूखे बैठे हैं और तुझे आराम करने की सूझ रही है? जा जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना। ठीक है माँ जी। दमयंती नव्या को लेकर उसके कमरे में चली जाती है और दिव्या वहीं पर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। माँ जी ने मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना। पहले तो वो मुझसे ढंग से बात भी कर लिया करती थी, लेकिन अब तो वो मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करती। देवरानी जी के सामने भी उन्होंने मुझे कितना भला बुरा कहा। खैर जो भी हो, अभी खाना बनाने जाती हूँ, वरना फिर से गुस्सा करेंगी माँ जी। दिव्या रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। अगला दिन आता है। आज नई बहू की पहली रसोई की रस्म थी। नव्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज नव्या ने शिमरी ऑफ शोल्डर गाउन पहना था। आज मेरा इस घर में पहला दिन है तो लगना चाहिए ना कि घर में वेस्टर्न बहू आई है। इस शिमरी गाउन में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब नीचे चलती हूँ, सासू माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। नव्या नीचे हॉल में जाती है जहाँ नव्या की सास, ससुर और जेठानी बैठे हुए होते हैं। अरे वाह, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही, सच में एकदम अप्सरा लग रही मेरी बहू। नजर ना लगे मेरी बहू को। थैंक यू सासू माँ। तुझे पता है नव्या बेटा, मुझे भी ऐसी ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक है। तू पहना कीजिए माँ जी, आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। अरे तू भी ना, कैसी बातें करती है। चल अब तू कह रही है तो एक दिन मैं तेरे साथ ही पहनूंगी। वैसे आज तेरी पहली रसोई की रस्म है।
जा दिव्या बहू, नव्या की रसोई में ले जाके पहली रसोई की रस्म करवा दे। दमयंती जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी पापा जी, चलो नव्या किचन में चलते हैं। दिव्या नव्या को किचन में लेकर जाती है। देवरानी जी, ये रहा हमारा किचन, आपको पसंद आया? किचन में क्या ही पसंद आना है, मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ ये बात तो है कि अगर कुकिंग पसंद ना हो तो किचन अच्छा नहीं लगता। वैसे नव्या, आज पहली रसोई में क्या क्या बनाओगी, कुछ सोचा है तुमने? हाँ, आज अपनी पहली रसोई में मैं ढेर सारे पकवान बनाऊंगी, और वो भी वेस्टर्न पकवान, जैसे कि इटालियन पास्ता, मार्गरीटा पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, चीज बर्गर, और मीठे में एप्पल पाई बनाऊंगी। एप्पल पाई, ये क्या होता है? और देवरानी जी, पहली रसोई में ये सब थोड़ी ना बनता है। हम इंडियन हैं तो हमारे घर में तो इंडियन पकवान ही बनना चाहिए। लेकिन जेठानी जी, मैं तो वेस्टर्न पकवान ही बनाऊंगी। लेकिन देवरानी जी, ये ठीक नहीं है, वेस्टर्न पकवान इस घर में कोई भी नहीं खाता। दिव्या नव्या को बता ही रही होती है, तभी पीछे से उसकी सास आ जाती है। दिव्या, तुम गंवार हो तो क्या मेरी बहू भी गंवार होगी? बिल्कुल नहीं, तुम अपनी ये गंवारों वाली सोच अपने पास रखो। मेरी बहू वेस्टर्न पकवान ही बनाएगी। पर माँ जी, बस चली जाओ यहाँ से। दमयंती के कहते ही दिव्या वहां से चली जाती है। उसके बाद नव्या वेस्टर्न पकवान बनाना शुरू करती है। कुछ देर में नव्या सारे वेस्टर्न पकवान बना लेती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है। तभी दिव्या वापस किचन में आती है। लगता है देवरानी जी ने वेस्टर्न पकवान बना लिए हैं, पता नहीं कोई खाएगा भी या नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं इंडियन पकवान बना देती हूँ, जिससे किसी का भी भूखा पेट ना रहना पड़े। फटाफट से छोले कुलचे, रायता और खीर बना देती हूँ। सलाद काट दूंगी और हरी चटनी भी बना दूंगी, ये सही रहेगा। दिव्या फटाफट नव्या के आने से पहले ही इंडियन पकवान बना के तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद नव्या अपने वेस्टर्न पकवान डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसती है। विनीत, कुलदीप, कन्हैया और दमयंती नव्या की पहली रसोई के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अब नव्या सभी को वेस्टर्न खाना परोसती है, तभी खाना खाना शुरू करते हैं सभी। अरे ये क्या बहू, पिज्जा का बेस इतना टाइट क्यों है, और ये फीका भी है। और पापा, पास्ता में तो भर भर के नमक पड़ा है, थू। और ये गार्लिक ब्रेड में ओवर गार्लिक डालने की वजह से टेस्ट बिगड़ गया है, मैं तो इसे खा ही नहीं सकता। अरे दमयंती जी, आप कुछ नहीं बोलेंगी? मुझे तो सारे पकवान बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। आप लोग चिंता मत करिए, मैंने आप सबके लिए इंडियन पकवान बनाया है। छोले कुलचे, खीर, रायता, चटनी मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से लाओ। दिव्या अपने इंडियन पकवान किचन से लेकर आती है और विनीत, कुलदीप और कन्हैया को परोस देती है। सभी बहुत चाव से खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सास बेमन से किसी तरह वेस्टर्न पकवान खा रही होती है। कुछ देर बाद सभी खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। आज नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म थी। नव्या अपने कमरे में तैयार हो रही थी। मैंने क्रॉप टॉप और शरारा पहन तो लिया, लेकिन क्या ये अच्छा लग रहा है? आज नव्या ने रेड कलर का क्रॉप टॉप और शरारा पहना था। शरारा के नीचे की तरफ स्लिट्स भी थे। चलो अब जैसा भी है, नीचे चलती हूँ। अब वैसे भी अभी पकवान भी तो बनाने हैं, सभी मेहमानों को बहू के हाथ का स्वाद भी तो चखाना है। नव्या तैयार होकर नीचे हॉल में जाती है, जहाँ उसकी सास सोफे पर बैठी होती है। नव्या भी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। आज दिव्या ने बनारसी सिल्क साड़ी पहनी हुई थी। आज देवरानी जी की मुंह दिखाई है, मैं भी अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। कुछ देर बाद दिव्या तैयार होकर किचन में जाती है। अरे देवरानी जी, आज क्या बना रही हैं आप? आज मैं क्लब सैंडविच, मशरूम सूप, लजानिया और ग्रीक सलाद के साथ चॉकलेट कप्स बना रही हूँ। इतने काफी है ना? देवरानी जी, कल देखा था किसी ने भी वेस्टर्न पकवान नहीं खाया था, क्योंकि सभी को इंडियन पकवान ही पसंद है। तो फिर आज आप फिर से ये सब क्यों बना रही हैं? देखिए जेठानी जी, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपसे बदतमीजी से बात करूं। मुझे वेस्टर्न पकवान ही बनाने, किसी को पसंद आए चाहे ना आए। हे भगवान, देवरानी जी ऐसा क्यों कर रही है? इन्होंने कपड़े भी वेस्टर्न पहने हैं। पड़ोस की औरतें कितनी बुराइयां करेंगी। कुछ देर में नव्या अपने वेस्टर्न पकवान बना के हॉल में जाती है, जहाँ सभी मेहमान आए हुए थे। ऐसे कपड़े पहने हैं दमयंती तेरी बहू ने, शर्म नहीं आ रही क्या ऐसे? दमयंती बहन, ये सब क्या है? तुमने अपनी बहू को कुछ संस्कार नहीं दिए क्या? उसे बताया नहीं कि आज उसे ऐसा अभद्र पहनावा नहीं पहनना चाहिए था? मुझे तो लगता दमयंती ने ही इसे ये सब करने की हवा दी होगी, वरना बहुओं को अगर दबा कर रखा जाए तो कैसी भी बहू हो, मुंह दिखाई के दिन तो ढंग का पहनावा ही पहनती है। ये एक तरफ इस मनहूस को देखो और एक तरफ बड़ी बहू को देखो। शादी को कितने साल हो गए, लेकिन आज भी सर पर पल्ला रखती है, एकदम सीधी संस्कारी। ये सब सुनकर नव्या एकदम बौखला जाती है। ओ आंटी जी, मुंह दिखाई मेरी है तो शगुन दीजिए, खाइए और निकलिए यहाँ से। आपसे किसी ने राय नहीं मांगी थी। नव्या, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, नव्या को बोलिए ना कि वो मेहमानों से ऐसे बात ना करे। हाँ, तेरी तो तारीफ हो रही है ना, तो तुझे तो बुरा लग ही रहा होगा कि मेरी बहू ने ऐसे कैसे बोल दिया।
अरे बिल्कुल ठीक किया मेरी बहू ने, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मुंह दिखाई के लिए बुलाया और ये तो यहाँ राय ही देने लगे। हम यहाँ अपना अपमान करवाने नहीं आए, जा रहे हम, और कभी भी पलटकर तुम्हारे घर की तरफ नहीं देखेंगे। इतना बोल के शैलजा वहां से चली जाती है। बाकी सभी मेहमान भी उठ के चले जाते हैं। सबके जाते ही नव्या झूठ मूठ कर रोने लगती है। माँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया इन लोगों ने? कितने प्यार से मैंने इन सबके लिए पकवान बनाए थे, ये वेस्टर्न पहनावा पहना था, और इन लोगों ने क्या किया माँ जी? इन लोगों ने मेरा सारा मोमेंट ही खराब कर दिया। ऐसा क्यों किया माँ इन लोगों ने? जाने दे बेटा, वो लोग मेरे अपने थोड़ी है, मेरी अपनी तो तू है। तू खुश होनी चाहिए, बाकी तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। चल बेटा अब उठ जा, मत रो ज्यादा। माँ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मत रो बेटा। अच्छा अब चल मेरे साथ, तूने जो वेस्टर्न पकवान बनाए हैं ना, मुझे वो खाना। चल परोस जरा मेरे लिए, देखूं तो कि मेरी बहू ने कितना स्वादिष्ट पकवान बनाया है। जी माँ जी, मैं परोसती हूँ अभी आपको। नव्या अपनी सास को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहती है। दिव्या अभी भी शॉक्ड होकर वहीं खड़ी थी और मन ही मन में सोच रही थी। माँ जी कितनी बदल गई है, पहले माँ जी ऐसी नहीं थी, ये क्या हो गया है माँ जी को? दिव्या मन ही मन सोच ही रही होती है, तभी नव्या किचन से पकवान लेकर आती है और दमयंती को सर्व करती है। ये लीजिए माँ जी, खाइए और बताइए कि ये कैसा बना है। दमयंती नव्या के पकवान खाती है और फिर पानी पीकर उसे जैसे तैसे निकल जाती है। क्या हुआ माँ जी, और पानी दूं क्या? अच्छा नहीं बना है क्या पकवान? नहीं बेटा, बहुत स्वादिष्ट पकवान बना है, किसी ने कहा कि अच्छा नहीं बना है। अच्छा तो और लीजिए ना माँ जी। अरे ये पकवान खाकर तो मैं बीमार हो जाऊंगी, इतना बेकार पकवान भला कोई कैसे बना सकता है? मुझे तो ये निगला भी नहीं जा रहा, क्या करूं मैं? बेटा मैं अब नहीं खाऊंगी, वो क्या है ना कि मैंने पहले ही खाना खा लिया था तो भूख नहीं है बिल्कुल, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। अब तो भी आराम कर लेना। ठीक है माँ जी, जाइए आप आराम कर लीजिए। इतना बोलकर दमयंती अपने कमरे में चली जाती है। शाम का वक्त होता है। दमयंती नव्या के कमरे में जाती है। नव्या बहू। हाँ मम्मी, आइए अंदर आइए। चल बहू बाहर घूमने चलते हैं, आज तेरा मूड अच्छा नहीं है ना? हाँ माँ जी, बात तो आप सही कह रही हैं, चलिए चलते हैं। जेठानी जी भी जाएंगी क्या हमारे साथ? हाँ बेटा, बुलाना पड़ेगा, नहीं तो कुलदीप के पापा बोलने लगेंगे। मजबूरी है बेटा, लेकिन हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत हम आपस में ही करेंगे। तब ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा, तू तैयार हो जा, मैं उसे भी बोल के आती हूँ। इतना बोलकर दमयंती नव्या के कमरे से निकलकर दिव्या के कमरे में जाती है। सुन बहू, तैयार हो जा, बाहर चलना है। कहाँ चलना है माँ जी? अब पहले पूछताछ करेगी तब जाएगी क्या? चलना है तो चल, वरना मत चल, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है माँ, मैं तैयार होकर नीचे आती हूँ। इतना बोलकर दमयंती वहां से फिर नव्या के कमरे में चली जाती है। नव्या बहू, मैं सोच रही थी कि आज मैं भी तेरी तरह वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, मुझे भी कोई ड्रेस दे अपनी। अरे वाह मेरी क्यूट सासू माँ, अच्छा तो आप ये स्कर्ट, टॉप और ब्लेजर पहनिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज मैं यही पहनूंगी। और तू क्या पहन रही है? मैं तो शॉर्ट मिडी पहन रही हूँ माँ। चल अच्छा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ, मैं भी रेडी होकर आती हूँ। कुछ देर बाद दिव्या साड़ी पहन के हॉल में पहुंच जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद दमयंती और नव्या भी वेस्टर्न पहनावे में आती है। दिव्या दमयंती को वेस्टर्न ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है। माँ ये क्या पहन लिया आपने, साड़ी से डायरेक्ट स्कर्ट? हाँ तो तेरी तरह गंवार ही रहूं क्या? अब मैं अपनी वेस्टर्न बहू की तरह ही वेस्टर्न बनूंगी, ऐसे ही सब वेस्टर्न ट्रेंड नहीं फॉलो करते। चल अब तू ये गंवारों जैसी साड़ी पहन के हमारे साथ मत चलना, हमसे थोड़ा पीछे ही रहना। जी माँ जी। नव्या और दमयंती आगे आगे हंसते हुए बातचीत करते हुए आगे आगे जाती हैं। वहीं दिव्या उदास मन से पीछे चल रही होती है। रास्ते में ही शैलजा दिव्या को देखकर उसे रोक लेती है। क्या हुआ दिव्या, तेरी सास अब तुझसे बात भी नहीं करती क्या? देख ना कैसे अपनी वेस्टर्न बहू के साथ हंसते हंसते वेस्टर्न पहनावे में जा रही है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, मैं साड़ी ठीक करी थी इसीलिए पीछे रह गई, वरना मैं भी साथ ही थी। अब देख ले, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, वैसे संभलना दिव्या बहू खुद को, मैं चलती हूँ अब। दिव्या अब अपनी सास के पीछे पीछे चलने लगती है। रास्ते में एक पानी पूरी वाले को देखकर दमयंती और नव्या पानी पूरी खाने जाते हैं, लेकिन दिव्या से नहीं पूछते। नव्या बहू और खा लेना, पैसे मैं दे दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, बस। माँ जी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे खाना है या नहीं। मेरा बहुत मन कर रहा है पानी पूरी खाने का। अच्छा ठीक है, नहीं खाना तो चल आगे चलते हैं, आगे भेलपूरी मिलेगी, वो भी खा लेंगे। ठीक है चलिए माँ जी। दमयंती और नव्या फिर से आगे जाकर भेलपूरी खाते हैं और दिव्या को पूछते तक नहीं है। पूरा टाइम नव्या और दमयंती एंजॉय करते हैं और दिव्या एक साइड में उदास खड़ी रहती है। कुछ देर बाद सभी घर वापस आ जाते हैं। सभी के आ जाने पर सब सोफे पर बैठते हैं और वहीं सोफे पर कन्हैया भी बैठे थे।
भाग्यवान, दिवाली आ रही है। दिवाली की तैयारियां हो रही हैं या नहीं? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। दिवाली पर तो हमें नए नए कपड़े भी लेने होते हैं। अरे और भी बहुत कुछ करना होता है भाग्यवान, जैसे कि साफ सफाई करनी होती है, झालर लाइट्स लगाना होता है, धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं, दिवाली पूजन करते हैं। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन कपड़े खरीदना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसे आने में ही 2 दिन लग जाते हैं। अरे तो रेडीमेड ले लेना। हाँ, अब यही करना पड़ेगा नव्या। कल हम लोग फिर से शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ, और बड़ी बहू के लिए भी कपड़े ले लेना। अरे दिव्या को कहाँ कपड़े लेने होते हैं? अरे दिव्या के लिए भी साड़ी ले लेना। अरे साड़ी तो बहुत है उसके पास। हाँ पापा जी, मुझे कपड़े नहीं लेने हैं। हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ दमयंती, लेकिन तुम जो दिव्या बहू के साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान करे कि तुम्हें सद्बुद्धि दे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दिव्या भी अपने कमरे में आ जाती है और बेड पर बैठ के सोचने लगती है। माँ जी नहीं चाहती कि मैं कपड़े लूं। मैंने सोचा था कि दिवाली पर एक सुंदर सी साड़ी लूंगी, लेकिन माँ जी नहीं चाहती कि मैं नए कपड़े लूं। मायके में भैया हमेशा मेरे लिए साड़ी लेकर आते थे। भैया को फोन करती हूँ, उनसे बात करूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी दिव्या अपने भाई जगत को फोन करती है। हेलो बहन, भाई दूज के पहले आज मेरी याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, बस सब कपड़े खरीदने की बात कर रहे थे तो बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ गई। तुम हमेशा मेरे लिए दिवाली पर साड़ी लेकर आते थे ना। लो बस इतनी सी बात। ठीक है, इस बार भाई दूज पर मैं तेरे लिए साड़ी पक्का लेकर आऊंगा, और कुछ चाहिए तो वो भी बता दे। सच में भैया, आप मेरे लिए साड़ी लेकर आओगे? हाँ, क्यों नहीं लेकर आऊंगा। अपनी बहन के लिए मैं बहुत कुछ ला सकता हूँ। नहीं भैया, आप बस आ जाओ भाई दूज पर, मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है बहना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है भैया, मैं अब फोन रखती हूँ। दिव्या इतना कहकर फोन कट कर देती है। अगले दिन सुबह कन्हैया दिव्या के कमरे में जाता है। दिव्या बेटा, क्या कर रही है? पापा जी आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, तुझे बाहर जाना है। मैं तो तेरे लिए ये साड़ी लाया था दिवाली के लिए। तुझे साड़ी चाहिए थी ना? थैंक यू पापा जी, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। खुश रह बेटा। इतना बोल के कन्हैया वहां से चला जाता है। दिवाली का दिन होता है। घर में झालर लग चुकी थी, घर को फूलों से सजाया गया था और घर में अलग सी रोशनी जगमगा रही थी। तभी दमयंती नव्या को किचन में बुलाती है। नव्या बहू, मैं चाहती हूँ कि आज तू वेस्टर्न पकवान बना। हर बार दिवाली पर हम इंडियन पकवान बनाते, इस बार वेस्टर्न पकवान खाने का मन है। दमयंती नव्या को ये बोल ही रही होती है, तभी वहां दिव्या आ जाती है। माँ जी, मैं वेस्टर्न पकवान ज्यादा नहीं बनवा पाऊंगी, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं वेस्टर्न पकवान बना देती हूँ स्टार्टर के लिए, और मेन कोर्स के लिए जेठानी जी पकवान बना देंगी। हाँ, मैं बना दूंगी। आज वैसे भी मैं सोच रही थी कि सुरन का चोखा, कटहल का कोफ्ता, लबाबदार पनीर, बटर नान, कढ़ाई पनीर, पूरी, कचौड़ी, पुलाव, छोला भटूरा, खीर, गुलाब जामुन, रबड़ी, रायता और हरी चटनी और इमली की चटनी बना लूं। तो ठीक है, मैं हनी चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ स्टार्टर में। चलो, अब मेरी नव्या बहू ने कह दिया था वही होगा। देख दिव्या, अगर नव्या को परेशानी हुई तो उसकी मदद कर देना। मैं नहीं चाहती कि नव्या को किसी भी तरह की दिक्कत हो, समझी? जी माँ जी। इतना बोल के दमयंती वहां से चली जाती है। नव्या भी अपना वेस्टर्न पकवान बनाकर जल्दी से तैयार होने चली जाती है। वहीं घंटों तक किचन में इंडियन पकवान बनाने के बाद दिव्या भी आखिरी में तैयार होने के लिए जाती है। सभी तैयार होकर मंदिर में आते हैं। आज दमयंती ने अनारकली सूट पहना था, नव्या ने ट्यूब टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहना था। वहीं दिव्या ने ससुर की दी हुई बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी। अरे वाह दिव्या बेटा, साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है तू। तारीफ हो गई हो तो अब पूजा कर ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब सभी पूजा शुरू करते हैं और कुछ देर में पूजा खत्म करके सभी पटाखे जलाते हैं और उसके बाद सभी खाने पर बैठते हैं। दोनों बहुएं अपना अपना पकवान डाइनिंग टेबल पर लाकर रखती हैं और सर्व कर ही रही होती हैं, तभी दरवाजे पर मनोरमा आ जाती है। आओ मनोरमा बहन, हमारे साथ खाना खाइए। भाई साहब, मैं तो हैप्पी दिवाली बोलने आई थी, लेकिन अब आप बोल ही रहे हैं तो ठीक है, बहुओं के हाथ का खाना चख ही लेती हूँ। मनोरमा भी एक कुर्सी पर बैठ जाती है और दोनों बहुएं सबको खाना परोसती हैं। सभी स्टार्टर से शुरू करते हैं। कन्हैया जैसे ये हनी चिली पोटैटो खाता है तभी थो, ये क्या बना दिया है इतना कड़वा। बाप रे बाप, कान से धुआं निकल गया। सच में भाई साहब, ये हनी चिली पोटैटो बहुत तीखा और स्वाद तो है ही नहीं। हाँ, और ये स्प्रिंग रोल भी बहुत अच्छा नहीं है, अंदर से सब कच्चा है। अरे मुझे पता है ये वेस्टर्न पकवान नव्या ने ही बनाया होगा। इतना बेकार खाना भला कोई कैसे बना सकता है। सच में ये तो आज निगला भी नहीं जाएगा। आज दिव्या के हाथ के खाने की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नव्या हाथ जोड़ता हूँ, भाई दूज पे ऐसा खाना मत बनाना और हमारी बेइज्जती मत करना। जी पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी।
नव्या मायूस होकर अपने कमरे में चली जाती है। दिवाली का दिन खत्म हो जाता है। अगला दिन भाई दूज का होता है। नव्या अपने भाई को फोन पर भाई दूज के लिए अगले दिन बुलाती है। आजा सोनू, और गिफ्ट लिए बिना मत आना, समझा? अब की बार मैं तेरे लिए वेस्टर्न पकवान बनाऊंगी। अरे जो भी बनाना है अच्छा बनाना। चल ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अभी फोन रखता हूँ, थोड़ा काम कर रहा हूँ। दिव्या ने पहले ही भाई दूज के लिए अपने भाई को बुला लिया था। वहीं नव्या ने भी अपने भाई को बुला लिया था। भाई दूज की पूजा के लिए तैयार होती हैं। ये साड़ी मुझ पे कितनी अच्छी लग रही। पिछली बार भैया ने भाई दूज पे यही गिफ्ट दिया था। भैया देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। आज भैया के लिए मैं एक से एक पकवान बनाऊंगी। भैया और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। नव्या भी अपने कमरे में तैयार हो रही होती है। ये बॉडीकॉन मिनी ड्रेस मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है। स्लिट की वजह से मेरे मक्खन जैसे पैर इस कपड़े की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ा रहे। अगर इसमें स्लीव्स होते तो शायद ये ड्रेस इतनी सुंदर ना लगती। फाइनल टच भी दे दिया है। मैं अब चलती हूँ नीचे पकवान बनाने, उसके बाद पूजा भी तो करनी है। दोनों बहुएं किचन में जाकर पकवान बनाना शुरू करती हैं। जेठानी जी क्या बना रही हैं आज? मेरे भाई को पनीर का पराठा बहुत पसंद है, तो बस वही सब। पनीर का पराठा, 2 तरह की चटनी, इसके अलावा दाल मखनी, राइस, पनीर की सब्जी, रसमलाई। हाँ, आप क्या बना रही हैं देवरानी जी? अपने भाई के लिए फ्राइड मोमोज बना रही हूँ। इसके साथ मैंने 2 चटनी बनाई है। इसके अलावा आज मैंने सोया चाप, मलाई चाप, रुमाली रोटी, कटलेट और बर्गर बनाया है। मुझे लगता है आज मेरा भाई खुश हो जाएगा। इतने प्यार से बना रही हो, जरूर खुश होंगे वो। धीरे धीरे दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पकवान बना लेती हैं। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी पूजा के लिए सास के साथ घर के बाहर गार्डन में जाती हैं, जहाँ पूजा का सारा सामान रखा था। माँ जी, पूजा तो मंदिर में होती है, आप हमें यहाँ क्यों लाई हैं? बेटा, आज यहाँ पूजा होगी। यहाँ से पहले गोबर से हमें एक आदमी का शरीर बनाना है। उसके बाद हम उस पर चना मिठाई चढ़ाते हैं, उस पे कांटे लगाते हैं और फिर उसे डंडे से 5 बार पीटना है और फिर भाइयों की आरती उतारते हैं। फिर भाई अपनी बहनों को उपहार देता है। मम्मी, मुझे पन्नी दीजिए, मैं ये गोबर नहीं छू सकती। ले ले बेटा, वहीं तो रखा हुआ है। और अब तुम दोनों जल्दी से बनाना शुरू करो, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तुम लोगों के भाई भी आते ही होंगे। ठीक है माँ। जैसे जैसे दमयंती ने बताया था वैसे वैसे नव्या और दिव्या पूजा करती हैं। तब तक दोनों के भाई भी गार्डन में आ ही जाते हैं। नव्या का भाई सोनू उसके कपड़े देखकर भड़क जाता है। ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने नव्या? मुझे तो तुझे देखकर ही शर्म आ रही है। कम से कम पूजा में तो ढंग के कपड़े पहन लेती। इसमें बुरा क्या है? अब चल सीधा खड़ा हो, मुझे तेरी आरती उतारनी है, उसके बाद तू गिफ्ट देना मुझे। दोनों बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं। उसके बाद दोनों भाई अपनी अपनी बहनों को उपहार देते हैं, जिससे दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू। अब चल तुझे पकवान खिलाती हूँ। सभी घर के अंदर जाते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। दोनों बहनें अपने अपने भाइयों को अपने अपने पकवान परोसती हैं। सोनू जैसे ही नव्या के बनाए पकवान खाता है, उसे तुरंत मुंह से उगल देता है। ये क्या इतना वाहियात बनाया है तूने? तू अभी तक तो नहीं सुधरी ना? पहले तो ये अदरंगी कपड़े पहन लिए हैं, और अरे पूजा के दिन ऐसे कपड़े कौन पहनता है? थोड़ा तो लिहाज कर लिया होता। मुझे तो लगता है तेरी सास तुझसे बहुत परेशान रहती होगी। इतना बेकार खाना जो बनाती है तू। नहीं बेटा, नव्या तो मेरी लाडली बहू है। हाँ बेटा, सही कहा इसने। जैसे तेरी बहन है वैसे ही इसकी सास है। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत संस्कारी है, बहुत नेक है, लेकिन दमयंती को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आंटी जी, आप तो बड़ी हैं, आपको तो समझना चाहिए नव्या को। लेकिन आपसे मैं क्या उम्मीद करूं? आप तो नव्या से इतनी इंप्रेस हो गई हैं कि उसकी गलतियां आपको दिखती ही नहीं है। भैया आप गुस्सा मत होइए, मैंने भी इंडियन पकवान बनाए हैं, आप उसे खा लीजिए। आप भी तो मेरे भैया जैसे ही हैं ना। देखा नव्या, देखा वो कितनी अच्छी है। मुझसे खुद कह रही है कि उनका बनाया हुआ खाना खा लूं, और तुझे तो समझ में ही नहीं आता कुछ। अरे तभी तो आज त्योहार पर अंग्रेजों का पकवान और अंग्रेजों का पहनावा पहना है तूने। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। नहीं सोनू, मुझे माफ कर दे। मैं तभी माफ करूंगा जब तू अपनी ये सारी हरकतें बंद करेगी और अपनी जेठानी जी से माफी मांगेगी। हाँ, मैं माफी मांग लेती हूँ। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपने कई बार मुझे समझाया, लेकिन मैं नहीं समझी। भाग्यवान, तुम भी माफी मांग लो अगर थोड़ी शर्म हो तो। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सगे और सौतेले की पट्टी मेरी आंखों पर इस कदर चढ़ी कि मुझे तेरी अच्छाई भी नहीं दिखी, और ना जाने मैंने तुझे कितना भला बुरा कह दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आज त्योहार का दिन है, खुशियों का दिन है। चलिए साथ में खुशियां मनाते हैं, मिलके पकवान खाते, मिठाइयाँ खाते। हाँ जेठानी जी, क्यों नहीं। आओ भैया, आप तो बैठो। हाँ, अब मैं जरूर बैठूंगा और तेरी जेठानी जी के हाथ का पकवान भी खाऊंगा। सभी हंसने लगते हैं और इसी तरह चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं और सबका मन प्रसन्न हो जाता है।